नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी चर्चा है वह नंदवंश पर है। इसके पहले मगध साम्राज्य पर दो को हमने देख लिया है, हर्यक वंश और नागवंश, और यह तीसरा वंश है नंदवंश। ठीक, तो आज हम नंदवंश पर देखेंगे। चलिए, यहाँ पर नंदवंश ठीक, नंदवंश की हम आज हमारी चर्चा होगी। आगे आप में से कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि समझना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझे रहेंगे ना तो एक दूसरे से जोड़ करके भी अपनी प्रश्न का जवाब दे देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक एक लाइन सिर्फ पढ़ करके जाते हैं। ये मैं अपना ही अनुभव में बता रही हूँ कि तो एक एक लाइन पढ़ के जाते तो एक लाइन का एक उत्तर बस याद रहता है, लेकिन अगर हमारा अवधारणात्मक विकास यानी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो वो हम जोड़ करके भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ठीक, आपको कुछ पूछना है? पूछेंगे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ें। ठीक, अच्छा, इसका समय नहीं लिखा ना। 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व की बात है। नंदवंश कहीं पर 324 के बजाय 323 भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक, महापद्म नंद था। यह महापद्म नंद वही महापद्म नंद है जो नागवंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन की हत्या कर देता है और शासक बन बैठता है। जिस व्यक्ति ने नागवंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन की हत्या किया था वही नंदवंश का संस्थापक है, अर्थात महापद्म नंद। महापद्म नंद कौन था? यह किस कुल से संबंधित है? इसके बारे में, महापद्म नंद के बारे में, यह किस कुल से है, कौन था, इसका जन्म कहाँ हुआ, तमाम प्रकार की बातें अलग अलग ग्रंथों में महापद्म नंद को लेकर के बताई गई हैं। इसी संदर्भ में जो भी बातें होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इस नंदवंश के राजा ने कार्य क्या क्या किए हैं उसको भी मैं बताऊंगी। आप लोगों को परीक्षा के हिसाब से जो भी बातें हैं उसको भी समाहित करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोग
मेरे साथ ही लिखिएगा। मैं यहाँ पर आपके समझाने के लिए तो मैं लिखती हूँ, लेकिन आप अपनी बातों को लाइन में लिखेंगे। ठीक बेटा, लिखिए। आप यहाँ पर हेडलाइन महापद्मनंद डाल दीजिए। ठीक, क्या डालेंगे? महापद्मनंद। महापद्मनंद। ठीक, और ये बात लिखिए, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। पुराणों के अनुसार नंद वंश एक शूद्र वर्ण से उत्पन्न हुआ इंसान है। इसकी माता को लेकर के भी अलग अलग बातें हैं। ये चलिए हम लिखते ही रहते हैं, नहीं तो बताने में भी समय निकल जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखे, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों के अनुसार, ठीक, जहाँ नहीं समझ में आए बेटा तुरंत टोकना, मैं बताऊंगी। ठीक ना, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक, पुराण ही बता रहा है। ठीक, पुराण ही बता रहा है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक, महापद्मनंद था या है। ठीक, पुराणों के अनुसार महापद्मनंद, पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शूद्र वर्ण का था। पुराणों के अनुसार नागवंश का अंतिम राजा महानंदिन, पुराणों के अनुसार, अभी लिखते रहिए, मैं समझाती हूँ। ठीक, पुराणों के अनुसार नागवंश के अंतिम राजा महानंदिन या नंदीवर्धन या महानंदिन। ठीक, महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र महापद्मनंद। यह बात अच्छा फिर से समझ लीजिए। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म, क्योंकि पुराण यह बात बता रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पुराण बता रहा है, तो कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। ठीक, कौन सा पुराण बता रहा है? विष्णु पुराण बता रहा है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है और महापद्मनंद शूद्र वर्ण का है। और यह जो महापद्मनंद है, जो नागवंश का
अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन था। इसकी एक शूद्र स्त्री थी, यानी कोई शूद्र वर्ण की एक इसकी स्त्री महिला रही होगी। भाई पत्नी थी कि नहीं, पत्नी शब्द तो नहीं, स्त्री शब्द की बात है, ठीक। तो उसी के गर्भ से, यानी उसने, इस शूद्र वर्ण की स्त्री ने इस महापद्म नंद को जन्म दिया था, ठीक। यह बात आपको समझ में आई? फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी कुछ ग्रंथ वगैरह आ जाते हैं ना, थोड़े से कठिन हो जाते हैं। यह जानबूझ के मैं ग्रंथों की बात बता रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर से देखिए, हम यहाँ बात करें, सिर्फ हम पुराण लिख रहे हैं, ठीक। पुराण, यहाँ मैं पुराण की बात कर रही हूँ। पुराण क्या कह रहा है? पुराण जो है नंद वंश के संस्थापक की बात कर रहा है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, ठीक। महापद्म नंद था। और यह पुराण बताता है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराण ही बता रहा है कि यह शूद्र वर्ण का है। और पुराण ही यह बता रहा है कि महानंदिन या नंदिवर्धन के एक शूद्र स्त्री है, यानी पत्नी ही रही होगी, इसी से उत्पन्न यानी इसी से जन्म हुआ था। इसी वजह से कहीं न कहीं इसको, भाई वो एक सामाजिक जो अधिकार होता है ना, वह नहीं मिला, इसलिए इसने सबको ही काट ही डाला। यह बात समझ में आया? ठीक है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लिए। नहीं समझ में आया तुरंत बताइए, मैं इसके दूसरे तरीके से बताती हूँ। अब ये तो पुराण की बात थी, महापद्म नंद को लेकर के यह बात जो पुराण की बात थी। अब जैन धर्म का ग्रंथ क्या कहता है महापद्म नंद के लिए, बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या कहता है महापद्म नंद के लिए, इसकी भी जानकारी लेते हैं। देखिए, जैन ग्रंथ, भाई ये बहुत गीला हो गया, इस कपड़े में गीला पानी हो गया था बहुत। जैन ग्रंथ, ये जैन ग्रंथ कौन से हैं? परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार नापित पिता और वेश्या माता का, नापित पिता तथा, देखिए भाई यहाँ पर इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, कई सारे ऐसे शब्द बताना ही पड़ जाता है। तो आप में से अगर कोई भी इस कुल और ख़ानदान से संबंधित हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यह इतिहास है, इतिहास बताना ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई और इस तरीके से बताएगा। मैं तो यहाँ सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरी ये कोशिश है कि आप लोग इतिहास को समझ जाएं, ठीक। अब आप मुझे लीजिए, अब ऐसा थोड़ी है कि मेरे वंश को लेकर कोई न बातें नहीं हैं, मेरे वंश के लेकर की तमाम प्रकार की बातें हैं, तो हम थोड़ी बुरा मानते हैं। तथा वेश्या
माता से वेश्या माता का पुत्र बताता है। ये जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन महापद्मनंद को बताता है कि यह नापित पिता तथा वेश्या माता का पुत्र है। नापित का मतलब नाई, ठीक, नाई या नाई का दास, ठीक है ना, नाई ही समझिए, क्योंकि यूनानी लेखकों ने इसके पिता को नाई कहा है। देखिए अभी एक लाइन हमने लिखवाया कि नागवंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन की एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ था। ठीक, हो सकता है वह शूद्र स्त्री दासी रही हो। तमाम प्रकार की बातें हैं। मैं क्या कहना चाहते हूँ आप लोग समझते होंगे अच्छी तरीके से। तो हो सकता है कि वह दासी रही हो। उस दासी और महानंदिन के संयोग से इसका जन्म हुआ हो। फिर भी उस दासी का जो पति होगा वह नाई रहा होगा, तो समाज में इसके पिता के रूप में नाई ही जाना जाएगा, क्योंकि वह नाई की पत्नी थी। ठीक, बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में महापद्मनंद को अज्ञात कुल का बताता है। अज्ञात कुल का बताया गया है तथा डाकुओं के गिरोह का मुखिया गिरोह का मुखिया बताया गया है। देखिए, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार नापित पिता और वेश्या माता का यह पुत्र था महापद्मनंद। बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है? बौद्ध ग्रंथ का कौन सा? महावंश टीका महापद्मनंद को अज्ञात कुल का बताता है कि इसके कुल का और खानदान का कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है और कैसे राजा बना, तमाम प्रकार की। और जो महानंदिन की जो बात है ना, हुआ कहीं न कहीं सही लगती है कि जो महानंदिन एक क्षत्रिय था भाई। अगर क्षत्रिय तो गुण नहीं रहेगा ना तो वो बातें नहीं भी आती है। ठीक, चलिए इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में महापद्मनंद अज्ञात कुल का बताया गया है और इसी बौद्ध ग्रंथ में ही इसे महापद्मनंद को डाकुओं के गिरोह का मुखिया कहा गया है। डाकुओं के गिरोह का मुखिया का मतलब कि जो डाकू का एक गुट है उसका संचालन करता है कौन? महापद्मनंद। ठीक, यह बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली सर हिलाते हैं। नहीं आए तो बताइए बेटा। ये सब चीज़ें देखिए बार बार समझाना नहीं होता है तथ्य। अभी मैं जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताऊंगी। ठीक, यूनानी लेखक महापद्मनंद को ये सारी के सारे बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी के सारी बातें कहीं ना कहीं पूछी जाती है कि कौन क्या कहता है। इसके अलावा दो चार बातें हैं। अभी तो नंदवंश से एक प्रश्न यूजीसी नेट में भी इस बार आया था, 2020 का जो हुआ था। बिल्कुल कल मैंने उस पेपर को देखा, कहीं से मेरे पास टेलीग्राम पे आ गया था, तो उसको देखा कि नंदवंश किसने, मतलब एक विद्वान हैं मामूल नार दक्षिण भारत के,
उन्होंने नंदवंश के जो बहुत बड़े कोश की बात बताई गई है, तो उसमें यही बात पूछा है कि नंदवंश में बहुत बड़ा कोश है। यह कौन जानकारी दे रहा है? मामूलनार एक और भी थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, चलिए अच्छा बताती हूँ। ठीक, यूनानी लेखक महापद्म नंद को नाई बताते हैं। आप यहीं पर लिख लीजिएगा कि महापद्म नंद का पिता क्या है? उसका पिता नाई जाति का था। उसका पिता नाई जाति। कभी पूछ दे, मान लीजिए प्रश्न तो लिखे रहेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि यूनानी लेखकों ने घनानंद या धनानंद को भी नाई जाति का ही बताया है। भाई जब उसका परदादा जब नाई, दादा पिता जो भी हैं नाई रहेंगे तो उसको भी तो वही कहा जाएगा ना। महाबोधि वंश के अनुसार महाबोधि वंश यह बताता है कि यहाँ पर करीब 9 लोग थे, 9 शासक थे, इसलिए इसे नवनंद भी कहा जाता है। नवनंद यह भी लिख ही देती हूँ यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे तथ्यों पे तथ्य ही सिर्फ दिए जा रहे हूँ, आगे की बात नहीं बता रही हूँ, बताती हूँ उसको भी। महाबोधि वंश के अनुसार जो है नंद शासकों के 9 नाम मिलते हैं। 9 नाम, 9 यानी 9 नंबर, 9 नाम मिलते हैं। ये 9 नाम मिलते हैं जो है, कौन कौन नाम है जरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। उग्रसेन, दूसरे नंबर पे पंडुक, तीसरे नंबर पे पंडुगति, चौथे नंबर पे भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाड़क, 10 सिद्धिक, मैं हट जाऊंगी तो नाम दिख जाएगा। 8 कैवर्त, 9वां धन। ठीक, इसी वजह से इन्हें नवनंद कहते हैं। इसी वजह से इसे नवनंद कहते हैं। इतना स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया होगा। नंदवंश ने ही प्रथमतः बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। नंदवंश ने ही प्रथमतः बृहद साम्राज्य की स्थापना की थी। आप इसे एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है ना। और
पाटलिपुत्र को उत्तर भारत का और पाटलिपुत्र को उत्तर भारत का केंद्र बनाया। नंदवंश ने ही पहली बार पाटलिपुत्र को बृहद साम्राज्य की स्थापना की, अखिल भारतीय साम्राज्य की। ठीक, बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब उत्तर भारत का पूरा ले लिया था। ठीक, नंदवंश के सभी राजा, एक यह प्रश्न, अब जहाँ जहाँ प्रश्न आपके परीक्षाओं के जो टीटी को लेकर के बता, नंदवंश ने ही प्रथमतः बृहद साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, और पाटलिपुत्र को उत्तर भारत का केंद्र बनाया था। ठीक, उसके बाद सारे के सारे जो नंदवंश के थे वह जैन धर्म के थे। इसमें जो भी शासक हुए ना, सब जैन धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म वाले नहीं थे। ठीक, नंदवंश के सभी राजा, अगला बात, नंद वंश के सभी राजा जैन धर्म के समर्थक थे, यानी मानने वाले थे, समर्थक थे। नंद राजा ये लोग साइबेरिया क्षेत्र से सोना मंगाते थे। ये लोग यानी नंद राजा साइबेरिया, ये सब आपके आने वाले बातें हैं। ठीक, साइबेरियाई क्षेत्र से सोना मंगाते थे। अगर आपसे प्रश्न यह पूछे कि जो नंद शासक थे वो कहाँ से सोना मंगाते थे, तो कहाँ से मंगाते थे? साइबेरियाई क्षेत्र से। ठीक, और नंदवंश किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के पोषक थे, किस धर्म के समर्थक थे? वह जैन धर्म। पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। पाणिनि को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और पाणिनि के गुरु वर्षा, भारुचि तथा कात्यायन नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। ये सारे विद्वान इसी नंदों के समय ही थे। पाणिनि, अगली बात, पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। ठीक, वर्षा ब्रैकेट में लिखिए, ये कौन थे? पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि के गुरु मतलब जानते अच्छी तरीके से। वर्षा, भारुचि तथा कात्यायन नंद काल में उत्पन्न हुए थे। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद का महापद्म नंद का उपाधि
कई कई सारे उपाधियाँ हैं, उपाधियाँ लिख देते हैं, उपाधियाँ। ठीक, उपाधियाँ क्या है, इनका उपाधि लिखते हैं। सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक एक उपाधि। दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखूंगी इसलिए यहाँ छोड़ रही हूँ। दूसरा उपाधि इनकी है परशुराम का दूसरा अवतार। तीसरा, एक छत्र, एक राट, महापद्यपति, ये यहाँ से प्रश्न, ये जो अभी अभी बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, ये जरूर प्रश्न आपके यहाँ आए हुए हैं, ठीक है ना। पद्यपति, उग्रसेन, भार्गव, ठीक। ये इसकी महापद्मनंद की उपाधियाँ हैं। आदि, भार्गव आदि कहा जाता है, ठीक। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, हम यही लिख देते हैं। सर्व छत्रात्मक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसे ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख लीजिए। परशुराम का दूसरा अवतार, भाई इन्होंने क्षत्रियों को काट डाला था क्योंकि चिढ़ा करते थे ये। और कुछ पूछिए। एक छत्र का मतलब समझते हैं, एक राट का मतलब, और महापद्य का मतलब होता है एक ऐसे सेना का स्वामी जो इतनी बड़ी हो कि कमल के रूप में संगठित हो। यहाँ महापद्य का मतलब है, ठीक। महापद्य का मतलब है एक ऐसे सेना का स्वामी जो इतनी बड़ी हो कि कमल के रूप में संगठित हो। आप चाहे तो इसका मतलब लिख सकते हैं। और महापद्यपति, असीमित कोष निधि का स्वामी। महापद्यपति का मतलब होता है असीमित कोष निधि का स्वामी। और पूछिए। हाँ, उग्रसेन भी ये आखिरी उपाधि है एक अलग से, जिसके पास भयंकर सेना हो उसे उग्रसेन कहा गया है। और यह पाली महाबोधि ग्रंथ में यह बात कहा गया है। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया, पाली जो ग्रंथ है महाबोधि, ठीक। ये हो गया होगा। आगे बढ़ती हूँ मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है ना कि गला ठीक नहीं, अभी तक गला ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं खुद जितनी रफ्तार से बोलना चाहिए ना वैसे नहीं बता पा रही हूँ, ठीक। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। उधर 2-3 क्लास तो जो गई, गले में इतना दर्द था कि मेरे चेहरे पे झलकने लगा था। फिर भी क्लास दिया हमने क्योंकि बहुत देर हो जाता है। मेरा खुद का अपना वो था कि मैं जनवरी में ही इस
मगध वाले चैप्टर को ख़त्म कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ न कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कुछ परेशानियां हो जाती हैं बेटा। फिर भी एक संतुष्टि है कि अभी पेपर नहीं होने वाला, थोड़े सा मेरे पास समय है, मैं कोर्स करा दूंगी आप लोगों का। ठीक ठीक है, आगे करिए। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है, भाई महापद्म नंद के बारे में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि इसने कलिंग विजय किया था। अब कलिंग विजय की बात आ रही तो आप ये सोचेंगे कि शिशुनाग ने भी अधिकार क्षेत्र जब किया था अवंती पर, तो अवंती का तो इधर आ गया था। देखिए, फिर से बातें मैं फिर वही बताती हूँ कि पहला कौन था। चलिए, अच्छा आपको समझ में आ गया, आप सर हिला दिए तो नहीं बताती हूँ। समय समय पे लोग स्वतंत्र भी हो जाते हैं ना, तो इसलिए उस समय हो सकता है कलिंग स्वतंत्र रहा हो, तो इसने अधिकार किया। और दक्षिण भारत का जो अधिकार पूर्ण रूप से जिसने किया है, बाकी में क्या हुआ, जो भी मगध का शासक रहा वह कलिंग पर सीधे सीधे आक्रमण तो नहीं किया था। कलिंग पर अश्मक का अधिकार था, फिर अश्मक का अवंती पर अधिकार था, इस तरीके से कलिंग उधर गया था। लेकिन विंध्य पर्वत को पार करके महापद्म नंद ही गया था कलिंग पर। उसके बाद कौन गया, अशोक गया था। ठीक, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, रुकिए मार्कर दूसरा ले लो बेटा, ये चल नहीं रहा है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि क्या पता चलता है, इसने कलिंग विजय किया था। इसने कलिंग विजय किया था। कलिंग में नहर का निर्माण भी कराया था। जब महापद्म नंद, यह बात मैं नहीं कह रही हूँ, खारवेल का हाथी गुफा विलेख कह रहा है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय किया था और यहाँ पर नहर का निर्माण भी कराया था, और साथ में एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा भी उठा लाया था, जिनसेन। कलिंग में नहर का निर्माण भी कराया था। साथ ही जैन तीर्थंकर जिनसेन या कहीं पर जिन ही रहा नाम लिखा हो सकता है, जिनसेन की प्रतिमा वहाँ से पाटलिपुत्र लाया था। पाटलिपुत्र मतलब मगध, ठीक, मगध लाया था। इस प्रकार महापद्म नंद उत्तर भारत का प्रथम राजा था। इस प्रकार महापद्म नंद उत्तर भारत का प्रथम राजा था, जिसने विंध्य पर्वत
के दक्षिण में जाकर मगध साम्राज्यवाद की पताका लहराया था। मगध साम्राज्यवाद की पताका मतलब झंडा, कि झंडा भाई गाड़ दिया। हाँ, पटाका नहीं, ये पंजाबी वाला भाषा मत बोलिए। पटाका का मतलब तो वो लोग कुछ और ही लगाते हैं, पंजाबी लोग संभवतः लड़की से लगाते हैं, है ना। पटाका मतलब कोई सुंदर कन्या, जो भी। चलिए उस पर चर्चा मत करिए। आप जो लहराया था या लहराई थे लिख लीजिए, ठीक है। महापद्म नंद के बाद नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद हुआ। महापद्म नंद के बाद नंद वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? घनानंद हुआ। अब घनानंद को कहीं कहीं धनानंद भी लिखा रहता है। एक बहुत बड़े पहले एक सीरियल था, इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। बहुत पहले एक सीरियल आता था, क्या नाम था भाई उसका, करीब मेरे ख्याल से करीब 7-8 साल पहले की बात है। इमेजिन करके था, NDTV इमेजिन करके, उस पे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक सीरियल आता था। उसमें नंदवंश के शासक घनानंद को दिखाया था। और उसमें वह एक, जब वो आता था घनानंद, तो एक अलग से म्यूज़िक बजता था भाई, अलग से, और धिकधा धिकधा करके वो खुद बोलता भी था। और मेरा छोटा वाला लड़का उसका बड़ा नकल उतारता था। वो तो मुझे तो आ भी नहीं रहा, नहीं बता देते। चलिए, अच्छा हाँ। चलिए, अब अगला नाम है घनानंद, ठीक। अभी महापद्म नंद के बारे में हो गया, अब बात करेंगे घनानंद की। हेडलाइन डालिए घनानंद। देखिए, सिकंदर के यूनानी आक्रमण के समय मगध का राजा घनानंद ही था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो कौन राजा रहता है? घनानंद रहता है। नंदवंश का राजा घनानंद रहता है। यूनानी लेखकों ने इसको भी अलग अलग नामों से संबोधित किया है। यह सारी बातें मैं लिख रही हूँ और मेरे साथ लिखते रहिए। सिकंदर के यूनानी आक्रमण के समय सिकंदर के यूनानी आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? धनानंद था। ठीक। यूनानी लेखकों ने घनानंद को क्या कहा है?
ये सब आते हैं, ठीक। उपाधियाँ वगैरह जो भी अलग अलग नाम हैं इनको याद करिएगा आप लोग। जैंद्रमीज, जैंद्रमीज, अग्रमीज, अग्रमीज, औग्र, औग्र सैन्य। भाई मुझे न कई बार कई शब्द नहीं आते, जैसे मैं अगर बड़े आराम से बोलूँ ना तो मुझे अवधारणात्मक विकास आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा गति से बोलने का प्रयास करूँ तो मुझे नहीं आता। मैं बार बार प्रयास करती हूँ, ये एक शब्द है मुझे नहीं आता है। और एक शब्द था एसोसिएशन, मैं ये भी नहीं कह पाती हूँ। ये दो शब्द हैं मेरे जीवन में जो ठीक से नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए अच्छा जाने दीजिए। अग्रसेन जैसे, अग्रसेन जैसे शब्दों से संबोधित किया था, संबोधित किया था या किया है, लिख दीजिए। घनानंद का सेनापति, घनानंद का सेनापति कौन था? घनानंद का सेनापति, भाई साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए ना सेनापति और मंत्री का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, उनका दिमाग दुरुस्त होना। मंत्री जी का तो दिमाग दुरुस्त होना चाहिए, सेनापति जी का दिमाग के साथ साथ उनकी जो बाहुबल है ना वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, तब तो कोई साम्राज्य ठीक से चलता है। और उससे बड़ी बात ये है कि जो राजा होता है ना उसमें भी सारे गुण होने चाहिए, लड़ने भिड़ने की सैन्य शक्ति, सैन्य जो है मतलब सेना का संचालन करने आना चाहिए, तलवार चलाने आना चाहिए, तीर चला ले भाले जो भी उस समय काल में ये सब आने चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो अगर सेनापति ज़्यादा होशियार हो तो उसको ख़त्म करके खुद राजा बनता है। घनानंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल था, भद्रसाल। ये सब जो भी बातें मैं बता रही हूँ ना ये सब आने वाले हैं, ठीक। जब यूजीसी नेट जैसे चीज़ों में यहाँ पर बात करता है तो आप बात करता है मतलब कि यहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक। घनानंद का प्रधानमंत्री कौन था? घनानंद का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भाई हर समय काल में प्रधानमंत्री का बड़ा महत्व है। आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री कितना महत्व है ना, क्या क्या कर डालते हैं। कुछ कार्य उनके वास्तव में अच्छे हैं, कुछ कार्य अच्छे नहीं हैं, तो परिणाम आप लोग जानते हैं। घनानंद का प्रधानमंत्री कौन था? सटकाल था। क्या क्या नाम है? भद्रसाल, सटकाल, सटकाल, सटकाल था। सटकाल की मृत्यु के बाद सटकाल जो है प्रधानमंत्री है यह मर जाता है भाई, तो इसका पुत्र भद्रसाल घनानंद का प्रधानमंत्री बनता है। फिर ये जो है नहीं सॉरी फिर से सुनिए। घनानंद का जो प्रधानमंत्री है सटकाल है और सटकाल की मृत्यु हो जाती है, तो सटकाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र स्थूलभद्र प्रधानमंत्री बनता है। फिर स्थूलभद्र को भाई थोड़ा ज्ञान हो जाता है, चूँकि ये लोग जैन धर्म के पोषक थे नंदवंश वाले, तो स्थूलभद्र जैन धर्म का
बाबा जी बन जाते हैं, मतलब साधु बन जाते हैं, भाई उनको ज्ञान हो जाता है। तो अब ये जब जैन गुरु स्थूल भद्र बन जाते हैं तो अपने पद को त्याग देते हैं, और जब अपने पद को स्थूल भद्र त्यागते हैं तो उनका भाई श्रीयक प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, वही बातें मैं लिख रही हूँ। घनानंद का प्रधानमंत्री सटकाल था। सटकाल की मृत्यु के बाद, सटकाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र, इसका मतलब सटकाल, इसका पुत्र स्थूल भद्र को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब यहाँ पर स्थूल भद्र के ब्रैकेट में जैन गुरु लिख लीजिएगा आप लोग। बनाया जाता है या बनाया गया लिखेंगे, बनाया गया, क्योंकि आगे भी कहानी है ना, बनाया गया। किंतु स्थूल भद्र जैन गुरु हो जाते हैं, जैन गुरु हो गए तो इनके भाई, स्थूल भद्र के भाई, इनके भाई श्रीयक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक, ये लिखिए इतना। इसका मतलब एक बात हुई यहाँ पर कि नंद के शासन काल में प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत हुआ। ठीक, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लेने दीजिए, फिर समझाती हूँ। हो गया होगा, चलिए। आपको ये मंत्री गण नहीं समझ में आए तो फिर से समझा दो बेटा, आप समझिए, क्योंकि मैं तो समझाने के लिए ही हूँ ना। देखिए फिर से, मैं यहाँ पर नंद वंश के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। ठीक, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। ठीक, आपको समझाने के लिए प्रधानमंत्री की बात एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक ना, प्रधानमंत्री, अब यहीं पर हम प्रधानमंत्री लिख देते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक, अब प्रधानमंत्री घनानंद का कौन था? सटकाल था। ठीक, सटकाल था। अब सटकाल की क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है। सटकाल की मृत्यु हो गई, तो अब इस सटकाल की मृत्यु के बाद कौन बनता है? इसका सटकाल का मृत्यु के बाद सटकाल का पुत्र बनता है, इसका पुत्र बनता है। अब इसके पुत्र का क्या नाम था? स्थूल भद्र नाम था। अब ये स्थूल भद्र को मंत्री बना दिया जाता है। अब ये स्थूल भद्र क्या हो जाते हैं? जैन साधु हो जाते हैं, जैन भाई क्या मैं लिख रही हूँ, जैन साधु हो जाते हैं, जैन साधु। ठीक, स्थूल भद्र प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री किसकी बात हो रही है भाई? घनानंद की बात हो रही है। ठीक, अब ये घनानंद नहीं, सही घनानंद। ठीक, अब घनानंद सही है। घनानंद की प्रधानमंत्री बात हो रही है। घनानंद का प्रधानमंत्री सटकाल बनता है
और सटकाल की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद सटकाल का पुत्र स्थूलभद्र प्रधानमंत्री हो जाता। लेकिन स्थूलभद्र को मज़ा नहीं आया प्रधानमंत्री बनने में, यह जैन साधु बन जाते हैं। और जब जैन साधु बन जाते हैं तो इनका एक भाई होता है, इनका भाई है। इस भाई का नाम क्या है? श्रीयक। ठीक, श्रीयक था। और यह श्रीयक ही क्या बनता है? अगला प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, बात समझ में आई? यानी कि आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कभी भी, यह बात साथ में लिख लीजिएगा कि नंद काल में मंत्री पद, अगर मगध की हम बात करें तो नंद काल में मंत्री पद वंशानुगत होता है। ठीक, कभी प्रश्न पूछ दे कि किसके शासनकाल में, यह कौन सा वंश था जिसके शासनकाल में प्रधानमंत्री पद वंशानुगत हुआ, तो नंद शासकों में। और कौन सा शासक? घनानंद। अब हम आगे बात करते हैं, बस 2 मिनट और ख़त्म हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये भाई, अब यहाँ तो ये प्रधानमंत्री सटकाल हैं, लेकिन इनका सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? भद्रसाल। हाँ, अब ये अगली बात ये लिखनी है आपको, ये वाला तो हमने समझाने के लिए बता दिया था, ठीक है ना? ये बात हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। चलिए अब अगली बात, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं भद्रसाल। भद्रसाल, भद्रसाल कौन है? भद्रसाल सेनापति ही लिख लीजिए, सेनापति ब्रैकेट में। सेनापति को हराकर तथा घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, स्थापना किया लिख दीजिए, स्थापना किया था। ठीक, नंद का अंतिम राजा कौन था? घनानंद ही था, क्योंकि यहाँ पर घनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य वंश का शासन हो जाता है, तो घनानंद अंतिम राजा है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन है? घनानंद। ठीक, एक पुस्तक है, ग्रंथ है, मुद्राक्षस। और मुद्राक्षस कहता है कि नंद वंश के विनाश में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। यह कौन बता रहा है? मुद्राक्षस बता रहा है। मुद्राक्षस के अनुसार नंद वंश के विनाश में जैन धर्म की भूमिका है। अब कैसे भूमिका है? क्योंकि यहाँ पर इनके जो प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री एक सलाहकार होता है, चीज़ों को बताता रहता है क्या करना है, कैसे करना है। तो अब यहाँ पर जो समझदार ज़्यादा थे वो तो जैन गुरु ही बन जाते हैं, एक मर जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे एक जो सही दिशा देने वाला शायद नहीं मिलता है। और कहीं न कहीं ये जैन धर्म के इतने बड़े पोषक होते हैं कि चीज़ें बिगड़ती हैं। चलिए अब इतना बताना ज़रूर नहीं सही है, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जो बातें थी हमने बता दिया। तो अगली लाइन आप लिख भी सकते हैं कि मुद्राक्षस के अनुसार नंद वंश के विनाश में जैन धर्म
की भूमिका थी। मान लीजिए यह प्रश्न पूछ दे कि ऐसा कोई ग्रंथ है जिसने बताया कि जैन धर्म की वजह से इसका विनाश हुआ, तो मतलब एक भूमिका अपना इसका भी एक कारण है, तो आप बुध राक्षस के बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब ये नंदवंश आपका खत्म हुआ। अब नंदवंश के बाद हमारी जो चर्चा होगी इस मगध साम्राज्य के आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर होगी। हालांकि मैंने आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बहुत सारी बातें इस पूरे मगध के बातों में बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक अलग से वह टॉपिक बनता है तो उसे मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। ये कल की मेरी क्लास होगी। और मान लीजिए आपको कहीं लिखना हो तो पूछ दे मगध साम्राज्य की आर्थिक स्थिति या मगध साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति, तो आप क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अलग से एक क्लास लूँगी। और क्लास अगर बड़ी भी होती है ना तो आप लोग थोड़ा 2 बार में देख लिया करें, ठीक। चलिए, तो अब पढ़ते रहिए, खुश रहिए और याद करते रहिए, ठीक। चलिए।